यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है, ठीक है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है जिनका प्रत्येक उत्तर 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी महाशक्तियों का उदय हुआ? ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में दो महाशक्तियां थी, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 25 फरवरी 1945, 23 दिसंबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, 1 मार्च 1945। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 24 अक्टूबर 1945। इसके बाद तीसरा नंबर है, यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? 2008, 2006, 2002, 2004। तो 2002 सही हो जाएगा। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन 2002 में। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है? पाकिस्तान, चीन, भारत, नेपाल। पाकिस्तान, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद पांचवा नंबर है, क्या कह रहा है? क्योटो प्रोटोकॉल में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 100, 150, 125, 150। तो 150 सही हो जाएगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? 2015, 2012, 2016, 2020। तो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर है, WSF यानी वर्ल्ड सोशल फोरम यानी विश्व सामाजिक फोरम की पहली बैठक कहाँ हुई थी? भारत, जापान, ब्राजील, श्रीलंका। तो ये ब्राजील में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, BD सावरकर। तो सुभाष चंद्र बोस सही हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर है, 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1950, 1951, 1952, 1956। तो भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1952, ठीक है। नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में चला था? ये तो गुजरात में चला था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न, ठीक है। उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। शीत युद्ध का कोई एक कारण लिखिए। शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच वैचारिक संघर्ष था। इसके बाद 12 नंबर है, दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम? भारत और पाकिस्तान। फिर अगला है, नेपाल गणतंत्रात्मक देश कब घोषित किया गया? तो नेपाल को 28 मई 2008 को गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य देशों के नाम? तो पहला है जापान और दूसरा है स्विट्जरलैंड। 1945 के बाद विश्व व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं? 1945 के बाद विश्व व्यवस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता है शीत युद्ध की शुरुआत और दूसरी है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। इसके बाद 16 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया। इसके बाद है 17 नंबर, क्या कह रहा है? 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री के नाम का उल्लेख कीजिए। तो 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इसके बाद 18 नंबर है, चिपको आंदोलन किस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना और पर्यावरण संरक्षण करना था। इसके बाद 19 नंबर है, गोवा को संघीय राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो गोवा को 30 मई 1987 को संघीय राज्य यानी पूरा राज्य का दर्जा दिया गया। 20 नंबर, 1989 से भारत में गठबंधन राजनीति का चलन क्यों हुआ? तो 1989 से भारत में गठबंधन राजनीति का चलन राष्ट्रीय दलों की कमजोर होती स्थिति और क्षेत्रीय दलों की बढ़ती शक्ति के कारण हुआ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सोवियत संघ के विघटन के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। सोवियत संघ के विघटन के 2 प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला, आर्थिक संकट। सोवियत संघ में केंद्रीय नियोजन प्रणाली के कारण आर्थिक विकास में रुकावटें आई और नतीजन आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। राजनीतिक असंतोष और राष्ट्रीयता का उभार।
विभिन्न जातियों, समूहों और राष्ट्रों में स्वतंत्रता की प्रवृत्तियां और उनके अधिकारों की मांग ने संघ को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद 22 नंबर है, भारत की विदेशी नीति के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो भारत की विदेशी नीति के दो उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसमें भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और संघर्षों का समाधान बातचीत के माध्यम से करने पर जोर दिया। दूसरा है आत्मनिर्भरता और विकास। भारत की नीति का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय विकास के लिए सहयोग और आर्थिक सहायता प्राप्त करना है, साथ ही वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करना है। इसके बाद है 23 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, वैश्विक पर्यावरण के सुधार के दो उपाय का उल्लेख कीजिए। तो वैश्विक पर्यावरण के सुधार के दो उपाय निम्न है। पहला है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, जैसे सौर ऊर्जा, पवन और जल ऊर्जा का बढ़ावा देना, जिससे फॉसिल फ्यूल्स की निर्भरता कम हो सके और प्रदूषण घटे। वनों की रक्षा और वृक्षारोपण, वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना ताकि कार्बन उत्सर्जन में कमी आ सके और पारिस्थितिकी संतुलन रहे। इसके बाद है 24 नंबर, क्या कह रहा है, आसियान क्या है, यह क्यों गठित किया गया। तो आसियान का पूरा नाम आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो 1967 में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक, राजनीति और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके बाद 25 नंबर है, जम्मू कश्मीर के समस्या का मूल कारण क्या है। जम्मू और कश्मीर की समस्या का मूल कारण क्षेत्रीय विवाद है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। यह विवाद धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों से उत्पन्न हुआ। 1947 के विभाजन के समय कश्मीर का विशेष दर्जा, पाकिस्तान का हस्तक्षेप और स्थानीय असंतोष से इसे जटिल बना दिया। इसके बाद 26 नंबर है, मिखाइल गोर्बाचेव ने के किन्हीं दो राजनीतिक सुधारों को लिखिए। मिखाइल गोर्बाचेव के दो प्रमुख राजनीतिक सुधार निम्नलिखित हैं। पहला है पेरोस्त्राइका। यह सुधार सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और सरकार के ढांचे को पुनर्निर्मित करने के लिए था, जिससे अधिक पारदर्शिता और सुधार की दिशा में काम किया गया। इसके बाद दूसरी हेडिंग है ग्लासनोस्त। यह सुधार सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए था, जिसमें मीडिया की स्वतंत्रता और आलोचना की अनुमति दी गई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है। उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। तो 27 नंबर क्या कह रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन क्यों किया गया था, इसके प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में भारतीय संघ के राज्यों की सटीक सीमाओं और प्रशासनिक ढांचों को पुनर्गठित करने के लिए किया गया। इसका गठन भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के तहत किया गया था ताकि राज्य संरचना को अधिक व्यवस्थित और समान बनाए रखा जा सके। इसके आगे लिखेंगे, इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें थी भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन। आयोग ने राज्य को और केंद्र शासित प्रदेशों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने की सिफारिश की। इसके आधार पर कई राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। दूसरा है संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार। आयोग ने प्रशासनिक सुधारों की सिफारिशें की, जिसमें छोटे और सुविधाजनक प्रशासनिक इकाइयों की आवश्यकता थी। इसके बाद तीसरी हेडिंग है मूल अधिकारों और शक्तियों का वितरण। राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बेहतर वितरण सुनिश्चित किया गया। इन सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और भारतीय संघ की राज्य संरचना को न्याय रूप मिला। इसके बाद 28 नंबर है, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष क्या चुनौतियां थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के समक्ष कई गंभीर चुनौतियां थी। पहला था विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा। 1947 में पाकिस्तान से विभाजन के बाद भारी सांप्रदायिक हिंसा और लाखों लोगों का पलायन हुआ, जिससे सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। इसके बाद दूसरी हेडिंग है राज्य पुनर्गठन। विभाजन के कारण कई रियासतें स्वतंत्र थी, जिनका भारत या पाकिस्तान से विलय करना आवश्यक था। इसमें कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे विवादित मुद्दे थे। तीसरी है आर्थिक संकट। देश को युद्ध के बाद में आर्थिक संकट, गरीबी, बेरोजगारी और औद्योगिक विकास की कमी का सामना करना पड़ा। इसके बाद अगली हेडिंग है संविधान निर्माण। एक समावेशी और लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके। शिक्षा और स्वास्थ्य। गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, जिन्हें सुधारने के लिए सरकार की योजनाएं बनानी पड़ी। अगला है विदेशी संबंध। नए राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को अपनी स्थिति स्थापित करने की चुनौती थी, खासकर पाकिस्तान और चीन के संबंधों में। इसके बाद है 29 नंबर, देशी रियासतों के विलय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। भारत की स्वतंत्रता के बाद 562 देशी रियासतें स्वतंत्र थी और उनका विलय भारतीय संघ में करना एक बड़ी चुनौती थी। इन रियासतों में कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और अन्य कई रियासतें विवादित थी। भारतीय सरकार ने पहले प्रिंसली रियासतों के शासकों को समझाया और उन्हें भारतीय संघ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसके आगे लिखेंगे,
सरदार वल्लभ भाई पटेल की नेतृत्व क्षमता और विभाजन के बाद की सांप्रदायिक स्थिति के बावजूद अधिकांश रियासतों ने भारत संघ में शामिल होने का निर्णय लिया। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे विवादों को भारतीय सेना की मदद में से सुलझाया गया। भारत के पहले गृह मंत्री पटेल ने रियासतों के विलय के लिए विलय प्रस्ताव पत्र का इस्तेमाल किया, जो रियासतों के शासकों को भारतीय संविधान के तहत अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता था। इस प्रक्रिया ने भारतीय संघ की एकता और अखंडता सुनिश्चित की। इसके बाद है 30 नंबर, क्या कह रहा है? पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या है? पंचवर्षीय योजनाएं भारत की विकास नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। इसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली योजना है लक्षित विकास। ठीक है, प्रत्येक योजना का उद्देश्य एक निर्धारित क्षेत्र में विकास लक्ष्यों को पूरा करना होता है, जैसे कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य। दूसरा है समाजवादी दृष्टिकोण। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का समान रूप से विकास करना और गरीबी उन्मूलन करना था। अगला है नियंत्रित और नियोजित अर्थव्यवस्था। योजनाओं के माध्यम से सरकार ने आर्थिक गतिविधियों का मार्गदर्शन किया और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संसाधनों का कुशल उपयोग। सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने की कोशिश की गई ताकि आर्थिक विकास में गति लाई जा सके। अगला है विकास के विभिन्न क्षेत्र। योजनाओं में कृषि, औद्योगिकरण, अवसंरचना और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 250 शब्दों में उत्तर देना है और प्रत्येक उत्तर 8 अंक का है, तो इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। भारत में गठबंधन सरकारों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। भारतीय दल प्रणाली पर आपातकाल के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। इसके बाद 32 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय विदेशी नीति के प्रमुख तत्वों का उल्लेख, अथवा भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए नेहरू ने किन किन तरीकों का उपयोग किया। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।